अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। रात का वक्त था, समी अपने घर की तरफ अपनी बाइक पर जा रहा था। अचानक उसकी बाइक स्लिप होती है और एक पोल से टकरा जाती है। समी गिरता है। गिरने के बाद अपने हवास किसी तरह बहाल करता है और उठता है तो अचानक उसकी सामने नज़र पड़ती है कि कच्चे के रास्ते पे थोड़ी दूर कुछ नौजवान, जिनकी तादाद 4 है, वो किसी को उठाते हैं और ज़मीन पे लिटा देते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं, उसको आग लगा देते हैं। समी ये सब कुछ देख के बहुत परेशान हो जाता है और ख़ामोशी से उठता है। जब अपनी बाइक के पास आता है तो समी की बाइक ख़राब हो चुकी होती है। समी वहीं पे एक साइड पे बैठ जाता है। जब वो नौजवानों की गाड़ी वहाँ से चली जाती है तो समी अपने भाई को फ़ोन करके मदद के लिए बुलाता है और उसे इस वाक़े के बारे में कुछ नहीं बताता, मगर अपने भाई के साथ बैठकर अस्पताल की जानिब रवाना हो जाता है, जहाँ पे जब पुलिस वाले उससे बयान लेते हैं कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो समी इस बारे में सब कुछ बताता है और साथ में ये भी बताता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसने वहाँ पे कुछ नौजवानों को देखा था जो किसी की डेड बॉडी को जला रहे थे और उस जगह का एड्रेस बताता है। डॉक्टर समी की मरहम पट्टी करके उसे घर वापस भेज देते हैं। पुलिस वाले जाए वक़्वा पर पहुँचते हैं तो उन्हें नज़र आता है कि एक लड़की की जली हुई लाश है जो बिल्कुल जल चुकी है। इसको शनाख्त करना मुश्किल है, मगर पास पे उन्हें उस लड़की का बैग नज़र आता है। जब उसको खोलते हैं तो उसमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सबा है, जो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और पीएचडी डॉक्टर भी है। दूसरी तरफ रात के इस टाइम मिनिस्टर साहब अपनी काबीना के साथ इजलास में मसरूफ़ हैं, क्योंकि अचानक उनको मालूम होता है कि रात के इस पहर शहर में एक जुर्म हुआ है जिसमें एक लड़की का रेप करके उसको ज़िंदा जला दिया गया है। मिनिस्टर साहब फ़ौरन इस बात की हिदायत करते हैं कि कुछ भी हो, इस लड़की के गुनाहगारों को पकड़ो और उनको सज़ा दो। दूसरी तरफ पुलिस वाले जब इस टीचर की शनाख्त करते हैं तो इसके घर में इस बात की इतला देते हैं कि वो आके मुर्दा खाने में अपनी बेटी की शनाख्त करें। मुर्दा खाने में सबा की वालदा, जिनका नाम शबाना है, वो और सबा की बहन मरियम, वो दोनों आती हैं और सबा की लाश की शनाख्त करती हैं। तो किस तो सबा के जिस्म पे जो जेवरात होते हैं उनकी मदद से वो सबा को पहचान जाती हैं कि ये उनकी बेटी सबा की ही लाश है, क्योंकि पूरी लाश तो जली हुई होती है। माँ और बेटी बहुत रोती हैं और चीख चीख के कहती हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी के साथ किसने इतना घिनौना काम किया, उसको सरेआम सज़ा दी जाए। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एहतजाज पर आ जाते हैं कि सबा उनकी बहुत ही बेहतरीन टीचर थी, जो हर स्टूडेंट के साथ बहुत मुशफ़क़ाना रवैया रखती थी और उनकी हर तरह से मदद करती थी। बहुत सुलझी हुई टीचर थी। यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट इस बात पर एहतजाज करते हैं कि उनके उस्ताद के साथ जिसने भी ऐसा रवैया किया, जिसने उनके टीचर को ऐसी तकलीफ पहुंचाई है, उसे गिरफ्तार किया जाए। पुलिस वालों से इस बात की मांग करते हैं कि गुनहगारों को पकड़ा जाए, मगर पुलिस वाले जवाब में तलबा के एहतजाज पे तलबा पर ही लाठीचार्ज कर देते हैं, जिससे तालिब इल्म बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं और अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पे सबा की वालदा शबाना और बहन मरियम भी आती है और वो भी आके एक ही बात की मांग करते हैं कि उनकी बेटी के साथ जिसने भी इतना गिरा हुआ काम किया उसे ज़िंदा जला दे, उसे सबक सिखाया जाए, उसे पकड़ा जाए। पुलिस डिपार्टमेंट परेशान हो जाता है। सबा की वालदा सबको बताती हैं कि सबा इतनी काबिल थी कि इसको बाहर की यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाने की ऑफ़र हुई थी, मगर जब सबा ने अपने मुल्क से बाहर जाना गवारा नहीं किया, वो अपने मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क के नौजवानों के लिए एक मिसाल बनना चाहती थी, उनके लिए कुछ करना चाहती थी, मगर कुछ घटिया लोगों की वजह से उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है। ये सारी बातें सबा की वालदा मीडिया पर बता रही होती हैं और मीडिया वाले ज़ोरों शोर से ये सारी बातें टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ मीडिया वाले ज़ख्मी तालिब इल्म भी मीडिया पर दिखाते हैं, जिसमें बहुत सारे तालिब इल्म ज़ख्मी होते हैं जिन्होंने सबा के हक़ में एहतजाज किया होता है, और वो तालिब इल्म भी बयानात देते हैं कि बराए मेहरबानी उस्ताद सबा के कातिल को पकड़ा जाए। और पुलिस वाले इस मामले में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे, बल्कि बहुत ही लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। और एक हफ़्ता होने को आया है, मगर अभी तक किसी ने भी सबा के कातिलों को पकड़ने के लिए कोई कोशिश नहीं की है। ये सब कुछ देखते हुए मिनिस्टर साहब एक नई पुलिस पार्टी को अरेंज करते हैं और उन्हें इख्तियारात दे के कहते हैं कि इस केस को अब वो सॉल्व करें। इस केस के इंचार्ज होते हैं इंस्पेक्टर राहिल, जो बहुत ही काबिल ऑफिसर होते हैं। इंस्पेक्टर राहिल जब इस केस पे आते हैं तो सबसे पहले वो तालिब इल्मों के साथ जाके बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वो उनकी मदद करने के लिए आए हैं, और तालिब इल्मों से भी वो मदद की ही उम्मीद रखते हैं कि वो सबा के बारे में सारी बातें उन्हें बताएं, ताकि वो सबा का केस हल कर सकें और सबा को इंसाफ दिला सकें। ये सुन के तालिब इल्म इंस्पेक्टर राहिल का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंस्पेक्टर राहिल फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं उस रात की, जिस रात पे ये सारा वाकया हुआ था और जिस रोड पे हुआ था, और उसी दौरान उस बंदे का भी बयान लेते हैं जिसका वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसका नाम समी था। वो भी बताता है कि उसने उस रात इतने बजे इस जगह से वो गुजर रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ और उसने इस जगह पे वाकया देखा। पुलिस वाला इस वाकये को दोबारा देखता है, सीसीटीवी फुटेज खंगालता है और उन तमाम गाड़ियों का मुआयना करता है। करने के बाद उसे पता चल जाता है कि इसमें 4 अफराद मुलव्विस है और 4 अफराद का ही समी ने भी बताया था।
पुलिस वाला उन चारों को अरेस्ट करता है, थाने में लेके आता है, मगर वो चारों छटे हुए बदमाश होते हैं और उनके पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं। और पुलिस वाले को भी धमकियां देते हैं कि पुलिस वाला उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उन चारों की पहुंच बहुत ऊपर तक है और वो कुछ ही दिनों में जेल से रिहा हो जाएंगे। इंस्पेक्टर राहिल इन लोगों को देखता है, इनसे सवाल जवाब करता है, मगर वो इंस्पेक्टर राहिल को धमकियां ही देते हैं और उसके साथ कोई ताउन नहीं करते। बहरहाल इंस्पेक्टर राहिल तमाम सबूत जमा करता है और उसके बाद तय करता है कि इन सबको अदालत में पेश करेगा। इसी दौरान उसे मिनिस्टर साहब का फ़ोन आता है कि इंस्पेक्टर राहिल को कहते हैं कि उसे आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि ये केस वो इंस्पेक्टर राहिल से लेके किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को दे रहे हैं। इंस्पेक्टर राहिल को बहुत गुस्सा आता है कि इस केस के लिए राहिल ने बहुत कोशिश की, दिन रात एक की। जब तालिब इल्म सड़कों पे आ गए थे और पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो इंस्पेक्टर राहिल ही था जो इस मामले को सुलझाने में कामयाब रहा था। उसने तालिब इल्मों को भी समझाया था और साथ साथ उसने इन मुजरिमों को भी गिरफ्तार किया था जिन्होंने सबा के साथ इतना घिनौना काम किया था। इंस्पेक्टर राहिल को समझ में नहीं आता वो क्या करे। फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि सुबह के टाइम में नए ऑफिसर को आके चार्ज लेना होता है, इसलिए रात के टाइम में इंस्पेक्टर राहिल खामोशी के साथ मुजरिमों को लेकर निकलता है और जय वकुआ पर जाता है और वहाँ पे जाके मुजरिमों को वो जगह दिखाने को कहता है जहाँ पे इन मुजरिमों ने सबा को जिंदा जलाया था और उसके साथ गलीज काम किया था। मुजरिम हंसते हुए इंस्पेक्टर राहिल का मजाक उड़ाते हैं और गाड़ी से निकलते हैं, मगर समझ में तब आता है जब इंस्पेक्टर राहिल एकदम पुलिस पिस्तौल निकाल के उन चारों को जान से मार देता है। पूरी पुलिस टीम हक्का बक्का रह जाती है कि इंस्पेक्टर राहिल ने ये क्या कर दिया। सुबह में तो इन्हें दूसरे पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर करना था और रात में ही इंस्पेक्टर राहिल ने उन्हें जान से मार दिया। बहरहाल इंस्पेक्टर राहिल जब ये कारनामा अंजाम देते हैं तो उसके साथ ही मीडिया वहां पहुंच जाती है। अवाम, मीडिया, तालिबे इल्म सब इंस्पेक्टर राहिल की हिमायत में होते हैं कि इंस्पेक्टर राहिल ने सबा को इंसाफ दिलाया है। पहले तो इंस्पेक्टर राहिल ने मामले को कितनी होशियारी के साथ सुलझाया, उसके बाद उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया और फिर अदालत में ले जाने की बजाय जब उन मुजरिमों ने भागने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर राहिल ने उन्हें मार दिया। और कोई भी इंस्पेक्टर राहिल को गलत नहीं कहता। इंस्पेक्टर राहिल से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि रात में वो इस जगह पे वही सीन क्रिएट करने गया था और मुजरिमों से इस बारे में सवाल जवाब करना चाहता था, मगर मुजरिमों ने अचानक उनके कांस्टेबल की गन छीन के उन पर फायरिंग के जवाब में इंस्पेक्टर राहिल की फायरिंग से वो चारों मौके पर ही हलाक हो गए। इस बात का सब लोग बहुत एहतराम करते हैं, इंस्पेक्टर राहिल को बहुत शाबाशी देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जहां पे डीआईजी साहब इंस्पेक्टर राहिल के साथ बैठे हुए हैं और यही सारा वाकया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को बताते हैं। तमाम सहाफ़ी इस बात की बहुत हिमायत करते हैं और इंस्पेक्टर राहिल का शुक्रिया अदा करते हैं। सहाफ़ियों का मानना है कि चार लोग जिन्होंने इतना घटिया काम किया और वो इस बात को कबूल भी नहीं रहे थे और साबित हो चुका था वो चारों ही थे जिन्होंने इस लड़की को जिंदा जलाया था, तो इन चारों को मार के इंस्पेक्टर राहिल ने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि जब इंस्पेक्टर राहिल ने इन चारों को गिरफ्तार किया तो समी से उनकी शनाख्त भी करवाई थी और समी ने बताया था कि हाँ यही वो चार थे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने उस लड़की को जला दिया था। अभी इंस्पेक्टर राहिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही होते हैं कि उन्हें अचानक पता चलता है कि उनके बेटे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। इंस्पेक्टर राहिल प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। वहाँ पे उन्हें डॉक्टर बताते हैं कि उनका बेटा कोमा में चला गया है और उसके बचने की बहुत कम ही उम्मीद है क्योंकि उसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। इंस्पेक्टर राहिल की बीवी बुरी तरह रो रही होती है और इंस्पेक्टर राहिल से कहती है कि ना जाने किसकी बद्दुआ हमें लग गई, ऐसा क्या हो गया कि हमारे बेटे का ये हाल हो गया। इतने में हॉस्पिटल में शबाना साहिबा अपनी बेटी मरियम के साथ आती हैं और आके इंस्पेक्टर राहिल के सर पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं कि बेटा परेशान मत हो, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी को इंसाफ मिला। इंस्पेक्टर राहिल खामोशी से शबाना साहिबा और मरियम को देखते हैं और चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते। कुछ ही दिनों में ह्यूमन राइट्स वाले इस वाक्य को उछालते हैं और इस बात पर एतराज़ करते हैं कि इंस्पेक्टर राहिल को किसने हक दिया था कि वो चार नौजवानों को इस तरह जालिमाना तरीके से कत्ल कर दे। मगर अवाम, मीडिया और सबा की वालदा और बहन सब इंस्पेक्टर राहिल के साथ होते हैं। इन सब का मानना है कि इंस्पेक्टर राहिल ने जो भी किया सब सही था। इन लोगों ने जो सबा के साथ किया वो कोई काबिल माफ़ी जुर्म नहीं था कि उसे माफ़ कर दिया जाता। इसलिए इंस्पेक्टर राहिल के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो पूरी की पूरी स्टूडेंट जमातें, सबा की वालदा बहन, ये सब इंस्पेक्टर राहिल के साथ खड़े होंगे। ह्यूमन राइट्स वाले तमाम डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश करते हैं और इंस्पेक्टर राहिल से इस बात का सवाल करते हैं कि उन्होंने किस हक से इन चारों पे फायरिंग की। अदालत में इंस्पेक्टर राहिल की तरफ से मिस्टर खान वकील पेश होते हैं और इस पूरी बात की वजाहत करते हैं और साथ में अदालत से कहते हैं ये जो चार नौजवान थे ये पूरी कौम के नाम पे धब्बा थे और इन्हें जेल में रख के हमें क्या करना था, खाना पानी ही देना था, अदालत में पेश करना था, तारीख पे तारीख लेनी थी और इसके बाद क्या होता, आखिर में ये लोग बरी हो जाते, जेल से रिहा हो जाते और किसी और के साथ ये घटिया काम करते। तो राहिल ने जो भी किया उसे मैं गलत नहीं मानता। ये माशरे के तकाज़ों के एन मुताबिक है कि ऐसे वहशी दरिंदों को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। जिसके जवाब में ह्यूमन राइट्स की तरफ से हारून नामी वकील पेश होते हैं और वह कहते हैं कि मिस्टर खान के जवाब में मैं एक वाक़या बताना चाहता हूँ और इसके साथ ही वे एक गरीब औरत को कटहरे में बुलाते हैं और जज को बताते हैं कि जज साहब ये एक मिनिस्टर के घर पे काम करती है और उसकी बेटी नाबालिग है जिसके साथ इस मिनिस्टर ने ये घिनौना काम किया
और उसने इस बात की शिकायत जब पुलिस में की तो पुलिस ने भी उस पर कोई अमल नहीं किया, क्योंकि मिनिस्टर बहुत पैसे वाला है। यह औरत अपनी बेटी को कोई इंसाफ नहीं दिला सकी, 2 साल से अदालतों के भी चक्कर काट रही है, अदालतों में भी तारीख पे तारीख डल रही है, मगर इस औरत की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इसकी वजह जानते हैं क्या है? वजह है कि ये औरत गरीब है और मुजरिम इंतहाई अमीर और पावरफुल इंसान है। इसी वजह से इस औरत को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। और मज़े की बात यह है कि इस औरत के साथ जिस मिनिस्टर ने ये काम किया है, उस मिनिस्टर का केस भी हमारे काबिल वकील मिस्टर खान ही लड़ रहे हैं। ये बात सुन के मिस्टर खान फ़ौरन बोलते हैं कि मिस्टर हारून, आप गलत बात कर रहे हैं। अभी तक मेरे क्लाइंट पे कोई गुनाह साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने ये गुनाह किया भी है या नहीं, इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे क्लाइंट गुनाहगार हैं और ये औरत सच बोल रही है कि इसकी बेटी के साथ मेरे क्लाइंट ने इतना घिनौना काम किया है। तो हारून उसके जवाब में कहता है, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, अभी उन मुजरिमों को पकड़ा गया था, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करनी थी, उन्हें अदालत में पेश करना था, मगर इतनी क्या जल्दी थी कि इन चारों को मौका वारदात पर ही मार दिया गया। मिस्टर खान, इस बात का जवाब है आपके पास? मिस्टर खान कहते हैं, हारून साहब, आप बात को कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं। इसमें सबा का केस बिल्कुल अलग है, इस लड़की के साथ जो हुआ वो बिल्कुल अलग है। इसमें आप इस औरत को, इसकी बच्ची को और मिनिस्टर साहब को नहीं घसीट सकते। जज साहब भी बोलते हैं, मिस्टर हारून, आप सिर्फ इस केस की बात कीजिए जिस केस पे आप खड़े हैं। मिस्टर हारून कहते हैं, ठीक है सर, अब मैं इसी केस की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ चैनल के मालिक को बुलाना चाहता हूं, जिनके न्यूज़ चैनल पे सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का रेप करने के बाद उसको जिंदा जला दिया गया। जब न्यूज़ चैनल वाले जज के सामने पेश होते हैं तो मिस्टर हारून से सवाल करते हैं कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग न्यूज़ चैनल चलाते हैं और आप लोग हमारे मुल्क में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कि फ़ौरन कहीं भी कोई भी खबर जो किसी के पास ना हो, सबसे पहले आपके पास आती है और आप उसे टीवी पे चला देते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जब सबा की डेड बॉडी मिली उस वक्त रात के 10:11 थे, जो पुलिस फाइल में दर्ज है, तो फॉरेंसिक टेस्ट तो हुआ ही नहीं था, सबा की डेड बॉडी का कोई मुआयना नहीं हुआ था, तो आपको कैसे वही नाजिल हो गई थी कि सबा को बाकायदा रेप करने के बाद कत्ल किया गया है? या आप पहले से जानते थे कि सबा का रेप हुआ है? न्यूज़ चैनल वाले साकिब साहब एकदम घबरा जाते हैं, वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगते हैं। हारून कहता है, देखें आप घबराएं नहीं, मैंने आपसे एक आम से सवाल किया है कि जब सबा की लाश मिली थी तब किसी को भी नहीं पता था कि सबा का रेप हुआ है, तो फिर आपको कैसे पता चल गया? और लाश मिलने के ठीक 2 मिनट बाद आपके न्यूज़ चैनल पे 10:13 पे ये न्यूज़ चल रही थी कि एक कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सबा, उनका रेप करने के बाद मर्डर कर दिया गया है। आप कैसे ये बात जानते थे? या आपने सिर्फ हवा में ही ये बात उड़ाई थी? साकिब को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बोले क्या ना बोले। मिस्टर खान फ़ौरन बोलते हैं कि आप मेरे गवाह को परेशान कर रहे हैं, मगर जज मिस्टर खान से बोलता है, मिस्टर हारून का सवाल बिल्कुल सही है। आखिर साकिब साहब को और उनके न्यूज़ चैनल को कैसे ये बात पता चली थी कि सबा का रेप हुआ है, जबकि इस बात की तस्दीक तो सुबह पोस्टमार्टम में होनी थी कि सबा का रेप हुआ भी है या नहीं, क्योंकि रात में तो जब सबा की लाश मिली थी वो बिल्कुल जली हुई थी और इस बात से तो कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता कि सबा का रेप हुआ भी है या नहीं। हारून बोलता है, ये तो एक अंदाज़ा है कि सबा का रेप हुआ था, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने भी इस बात को कन्फर्म नहीं किया कि सबा का रेप हुआ था या नहीं, क्योंकि सबा की बॉडी बिल्कुल जल चुकी थी। हारून बोलता है, मैं साकिब साहब के न्यूज़ चैनल और उनके न्यूज़ रिपोर्टर की जहानत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ कि उन्होंने बिना किसी मेडिकल टेस्ट के, बिना किसी डॉक्टर की तशखीस के फ़ौरन इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि सबा का रेप हुआ है। उस खबर को साकिब ने अपने न्यूज़ चैनल पे चला भी दिया। जब साकिब कोई तसल्ली आमेज जवाब नहीं दे पाता तो जज साहब साकिब को वार्निंग देके साइड में खड़ा कर देते हैं। दूसरी तरफ अदालत में बैठी हुई सबा की मां शबाना एकदम चीख चीख के रोने लगती है और हारून से कहती है, तुम मेरी बेटी की मौत का मजाक बना रहे हो, मेरी बेटी के साथ इतना घिनौना काम हुआ और तुम मेरी बेटी का तमाशा बना रहे हो, उसकी मौत को उछाल रहे हो, उसकी मौत के जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ तुम सबूत खत्म करवाना चाह रहे हो, इन लड़कों को तुम अच्छा साबित करना चाह रहे हो। साकिब कहता है, नहीं आप परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबा के गुनहगारों को इंसाफ मिले और साथ साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा जो बेगुनाह है उस पर भी कोई इल्ज़ाम साबित ना हो। मगर मोहतरमा, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पुलिस ने भी जो किया है वो एकदम गलत है, क्योंकि पुलिस के पास इतना इख्तियार नहीं है वो किसी को सज़ा दे सके। अगर पुलिस के पास ही सज़ा देने का इख्तियार है तो फिर अदलिया का होने का मकसद ही क्या है? अदालतें यहाँ पे किस मकसद के लिए बैठी हैं? वो मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए ही बैठी हैं, गुनहगार को सज़ा सुनाने के लिए ही बैठी हैं। तो पुलिस का काम था कि मुजरिमों को अदालत में पेश करते, तमाम सबूत अदालत में पेश करते, मुकदमा चलाया जाता और सज़ा की बात तब होती, और जब मुजरिमों का गुनाह साबित हो जाता तो उन मुजरिमों को जो चाहे सज़ा दी जाती, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं होता। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ अदालत में पुलिस वालों से, मीडिया से, कि इन मुजरिमों को बिना अदालत में पेश किए कैसे सज़ा दे दी गई। मगर सबा की वालदा शबाना साहिबा को हारून साहब की बात समझ में नहीं आती। वो हारून साहब को बहुत खड़ी खोटी सुनाती है, उनकी हालत बिगड़ जाती है, उन्हें अदालत से थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की परमिशन दी जाती है, थोड़ी देर के लिए केस रोक दिया जाता है और कहा जाता है 15 मिनट के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू की जाएगी। 15 मिनट के बाद दोबारा केस शुरू होता है, मगर शबाना साहिबा हारून साहब से बहुत नाराज़ हैं, जो उनकी बेटी के गुनाहगारों को मासूम और बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस वालों को गलत कह रहे हैं, मीडिया वालों को गलत कह रहे हैं। मगर हारून साहब शबाना साहिबा
को नज़रअंदाज कर देते हैं और दोबारा कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। जज साहब कहते हैं कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। फिर हारून एक एनजीओ की हेड मोहतरमा सना साहिबा को बुलाता है और उनसे सवाल जवाब करता है कि आपने सबा की मौत के बाद ट्वीट किया था अपने इंस्टाग्राम पे कि सबा के मुजरिमों को सज़ा देनी चाहिए, और जब सबा के मुजरिमों को इंस्पेक्टर राहिल ने खुद ही सज़ा दे दी तो आपने इंतहाई खुशी का इजहार किया था। तो हमारे मुल्क में तो हर थोड़े ही देर में ये घिनौना काम हो जाता है, तो क्या आप मुझे बताएंगी कि हर मजलूम इंसान के लिए आप हमेशा ऐसे ही ट्वीट करती हैं, या सबा कोई स्पेशल केस थी जिस पे आपने ये मैसेज दिया था कि पुलिस ने जो भी किया सही किया और मैं पुलिस के साथ हूँ और पुलिस से कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए? सना साहिबा कहती है नहीं, मैंने सिर्फ सबा के ही केस पे ये लिखा था। तो हारून कहता है मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि सबा के केस में ऐसी क्या खास बात थी कि आपने इतनी दिलचस्पी ली? क्या सबा कोई बहुत बड़ी स्टार थी, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी जिसके लिए आपने बाकायदा अपनी पोस्ट पे आवाज़ उठाई? औरों के लिए तो आपने कभी ऐसे आवाज़ नहीं उठाई और इसमें बाकायदा आपने अपनी पोस्ट में लिखा कि सबा के साथ इंसाफ हो चुका, अब हमें और किसी इंसाफ की ज़रूरत नहीं है। सबा के साथ गुनाह करने वाले अपने गुनाह का हिसाब दे चुके हैं और ऊपर जा चुके हैं, अब हमारी सबा को इंसाफ मिल चुका है। तो आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं कि सबा के साथ गुनाह करने वाले यही 4 लोग थे? सना साहिबा कुछ बोल नहीं पाती और आएँ बाएँ शाएँ करने लगती हैं, मतलब सना के पास भी कोई ख़ास जवाब नहीं होता। इसके बाद हारून अखबार के न्यूज़ एडिटर को बुलाता है, उसे सवाल जवाब करता है कि जिसके न्यूज़ में पहली और मेन हेडलाइन सबा के हवाले से थे, जिस पे लिखा था एक लड़की के साथ इतना घिनौना काम करने के बाद उस लड़की को जिंदा जला दिया गया। और उसी अखबार की एक अंदर के सफ़े पे एक और ख़बर हारून इस रिपोर्टर को दिखाता है और पूछता है कि इसी दिन की तारीख में एक और ख़बर थी कि एक लड़की एक दिन पहले एक लड़के के साथ घर से भाग गई थी और अगले दिन उस लड़की की लाश मिली। क्या ये इतनी अहम खबर नहीं थी कि उसे फ्रंट पेज पर होना चाहिए था या उसकी हेडलाइन बनती? या सबा का केस ही कोई ख़ास था जिसमें इस बात की हेडलाइन बनाई गई और सबा की बात को दुनिया के सामने लेके पहुंचाया गया कि सबा के साथ ऐसा घिनौना काम किया गया और उसे जान से मार दिया गया? और इस न्यूज़ रिपोर्टर से भी हारून वही सवाल करता है कि आपका अखबार रात में छपने के लिए चला गया था, सबा का पोस्टमार्टम तो सुबह में हुआ, तो आपको कैसे पता कि सबा के साथ ये घिनौना काम हुआ है? आप कैसे कह सकते थे कि सबा का रेप हुआ है? आपने किस हवाले से इतनी परफेक्ट खबर छापी कि एक लड़की का रेप करने के बाद उसे जिंदा जला दिया गया? मैं इस हवाले से आपकी बात सुनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अदालत भी सुने आपका क्या मौक़िफ़ है। मगर न्यूज़ रिपोर्टर कोई जवाब नहीं दे पाता। अब हारून गुस्से से कहता है कि सारी मीडिया एक ही बात पे तय थी, उसे इस बात का पहले से ही पता था। मतलब यहाँ पे जो लाशों का पोस्टमार्टम करते हैं वो डॉक्टर बेवकूफ़ हैं कि जिनके पास अभी बॉडी पहुँची ही नहीं कि वो बता सके कि बंदे के साथ क्या हुआ था क्या नहीं। उससे पहले ही न्यूज़ चैनल्स, अखबार, रिपोर्टर सब पहले ही इस बात को जान जाते। तो हमें इन सब इदारों की क्या ज़रूरत है? हमें अदलिया की क्या ज़रूरत है? हमें मरने के बाद पोस्टमार्टम की वजूहत जानने की क्या ज़रूरत है? जब इन तमाम बातों के फैसले हमारे न्यूज़ चैनल वाले, पुलिस वाले, अखबार के रिपोर्टर्स कर सकते हैं, तो बाकी इदारों को बिला वजह तनख्वाह देने का क्या काम? मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। अब जज साहब भी संभल कर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी इस केस में कोई ना कोई गड़बड़ नज़र आ रही है। जैसे ही मिस्टर खान बोलते हैं, जज साहब हारून साहब मेरे मौक्किल को डरा रहे हैं, उसको बिला वजह प्रेशराइज कर रहे हैं। तो जज मिस्टर खान को चुप रहने का इशारा करते हैं और हारून को कहते हैं कि वो अपने सवाल जवाब करे क्योंकि वो बिल्कुल सही सिंध में जा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ शबाना बेगम फिर जज्बाती हो जाते हैं और चीख चीख के रोने लग जाती हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिला, मगर हारून जो है मेरी बेटी के इंसाफ पे आवाज़ उठा रहा है और जो मेरी बेटी के हक में था और जिसने मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश की, चाहे वो कोई एनजीओ वाला हो, पुलिस वाला हो या न्यूज़ रिपोर्टर, हारून किसी को भी नहीं छोड़ रहा। हर एक से सवाल जवाब कर रहा है और उन्हें गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है और ये साबित करना चाह रहा है कि सबा के साथ जो कुछ भी हुआ, इन लड़कों ने जो भी घिनौना काम किया वो सही है। हारून खामोशी से शबाना बेगम को देखता है और उन्हें नज़रअंदाज कर देता है क्योंकि वो एक माँ के दिल का हाल जानता है और वो शबाना साहिबा को गलत नहीं कह रहा, मगर वो सिस्टम को गलत कह रहा है, वो सिस्टम के ख़िलाफ़ है। इसलिए हारून अपनी बात जारी रखता है और जज साहब से कहता है कि जज साहब, ये लोग जो अपनी बात की वजाहत नहीं कर सके, मैं चाहता हूँ कि आप इनसे वजाहत तलब करें। इसी दौरान मिस्टर खान अपनी सीट से खड़े होते हैं और कहते हैं मैं नहीं समझता इन लोगों को वजाहत देनी चाहिए क्योंकि इन तमाम लोगों ने जो काम भी किया बिल्कुल सही किया और इन लोगों को अगर इंस्पेक्टर राहिल नहीं मारते तो भी कोर्ट उन्हें सज़ा तो दे ही देता, लेकिन तब तक बहुत टाइम लग जाता और इन लड़कों को जेल में भी सहूलतें मिलती, खाना पीना मिलता और तारीख पे तारीख मिलती और उनकी सज़ा दूर होती जाती। इनको सज़ा ज़रूर मिलती मगर बहुत देर के बाद मिलती, तो इसलिए बेहतर था कि इंस्पेक्टर राहिल ने जो भी किया सही किया। हारून मिस्टर खान की बात को नज़रअंदाज कर देता है और शबाना साहिबा को कटहरे में बुलाता है और उनसे कहते हैं मैडम आप मुझे बताइए कि आपकी बेटी सबा के साथ क्या हुआ था। शबाना साहिबा रोती है और रोते हुए बताती है मेरी बेटी के साथ इन चारों ने ये घिनौनी हरकत की और इसके बाद इन चारों ने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया। ये सुनने के बाद हारून शबाना साहिबा से पूछता है कि आपको कैसे पता कि इन चारों ने आपकी बेटी को जिंदा जलाने से पहले ये घिनौनी हरकत की थी? क्या आपने ये हरकत करते हुए अपनी आंखों से देखी थी या आप भी मीडिया की ही बातों पर यकीन करके इस बात को यहाँ खड़े होकर बोल रही हैं? या आप भी मीडिया की ही बातों पर यकीन करके इस बात को यहाँ खड़े होकर बोल रही हैं? सबा की माँ इंतहाई गुस्से से बोलती है कि आप गलत बात कर रहे हैं।
यहाँ पे बैठा हुआ हर फर्द जानता है कि मेरी बेटी के साथ इतना घटिया और गिरा हुआ काम हुआ है और फिर उसको कत्ल कर दिया गया और मीडिया ने ये सब कुछ बता दिया। इतना कहने के बाद सबा की वालिदैन इंतहाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं क्योंकि वो बहुत दुखी हैं। उनकी हालत देखते हुए जज साहब दोबारा उन्हें उनकी सीट पर बैठने के लिए बोल देते हैं। आखिर जज साहब हारून से कहते हैं, तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम साबित करना क्या चाहते हो। हारून कहता है, मेरा सवाल ये है कि मीडिया जो बोलती है वो सच है या सच बताने के लिए मीडिया बैठी हुई है। मिस्टर खान कहते हैं, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। हारून बोलता है, एक तो सच होता है जो मीडिया हमें बताती है और एक वो सच होता है जो मीडिया खुद बनाती है और दुनिया में फैलाती है। मुझे उन दोनों में फ़र्क बताना है और इन दोनों का फ़र्क ही मैं चाहता हूँ कि हमारा सिस्टम भी समझे कि मीडिया अपना काम सही तरह से नहीं कर रही, कि सबा के साथ जो हुआ मीडिया ने वो नहीं बताया, लेकिन मीडिया ने वो ज़रूर बताया जो सबा के साथ सिरे से हुआ ही नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया की तमाम बातें गलत थी। मिस्टर खान कहते हैं, मुझे आप बहलाने की कोशिश मत करें। मैं इतना जानता हूँ वो चारों इंसान जो कत्ल हुए हैं वो पहले से गुनाहगार थे और वो मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस थे। ये सुन के हारून कहते हैं, मुख्तलिफ जराइम, चोरी, स्नैचिंग, डकैती, इसमें मुलव्विस होना और किसी के साथ रेप करना, इन सब में बहुत फ़र्क है। मैं इस वक्त रेप और मर्डर केस की बात कर रहा हूँ। हारून बोलता है, मुझे तो इस बात पर भी शक है कि वो चारों कातिल थे भी या नहीं, या उन्होंने किसी के कहने पर यह काम किया था। मिस्टर खान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अभी तो आप ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे कि सबा का रेप नहीं हुआ, अब आप इस बात पे ज़ोर दे रहे थे और इन चारों लोगों के लिए लड़ रहे थे, और अब तो आपने इन चारों को बिल्कुल ही मजलूम साबित कर दिया कि उन्होंने तो सबा का कत्ल भी नहीं किया है। इसके बाद मिस्टर खान कहते हैं, जो हुआ वो मैं बताता हूँ। ये कहने के बाद समी को वो कोर्ट में बुलाते हैं जो इस वाक़े का चश्मदीद गवाह है। उससे पूछते हैं, मिस्टर समी, आपने उस रात क्या देखा। समी बोलता है, मैं अपनी बाइक से जा रहा था कि एकदम मेरी बाइक स्लिप हुई, खंभे से टकरा गई, मैं एकदम गिर गया।